अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो खबर और तज्जिया। मैं सना नकवी, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सरवदी साहब। मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले नाज़रीन बात करेंगे प्रोग्राम में LY-80 मिज़ाइल जिसका कामयाब तजुर्बा कर लिया गया है। उसके बाद बात होगी KP के CM सुहेल अफरीदी साहब जो कि 3 रोज़ा दौरे पर कराची में मौजूद हैं। आज दिन भर क्या स्केड्यूल रहा और कल क्या जलसा PTI करने जा रही है, क्या पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत इसकी इजाज़त दे रही है या नहीं दे रही, इस पर बात करेंगे। मतलब सबसे पहले पाक बहरिया का ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले LY-80 मिज़ाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया गया है। हाउ डू सी? देखिए, हमें अपनी नेवी पे बहुत काम करने की ज़रूरत थी। ये बात आप समझें कि जिस तरह एयरफोर्स की है ताकत है, जिस तरह बड़ी फ़ौज की ताकत है, इस तरह नेवी भी आजकल बहुत अहम है। और ब्लू वाटर्स और ब्लू इकॉनमी और लोग जो समुद्री रास्ते हैं उसके ऊपर आलमी तनाज़ात भी देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान को अपने समुद्री रास्ते खुले रखने के लिए अपनी नेवी की ताकत को बढ़ाना है ताकि हमारे समुद्री रास्तों को कोई ब्लॉक ना कर सके किसी लड़ाई की सूरत में। और हमें उम्मीद है इंडिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पर वो बहुत बात करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में नेवी ने अपनी मिसाइल ताकत में भी इजाफा किया है, अपनी वॉरशिप ताकत में भी इजाफा किया है और पाकिस्तान की नेवी भारत की हम पल्ला और भारत से बरतर पोजीशन में आ रही है। लेकिन यकीनन नेवी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह एयर रूट से फ़ज़ाइया इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही समुद्री रास्ते भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, खासतौर पर भारत के हाँ। और आपकी ट्रेड सारी समुंदर से होती है, आपकी ज़्यादातर ट्रेड समुंदर की है, आपका इकॉनमी समुंदर पे, ब्लू वाटर्स पे, जिसे ब्लू इकॉनमी कहते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में हमारी नेवी हमारे लिए बहुत अहम है और उस पर तवज्जो होनी चाहिए। और ये जो ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाला है वो हमारे समुद्री रास्तों को महफूज बनाने के लिए मैं समझता हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि दुश्मन जो है वो हमारे समुद्री रास्तों की तरफ मैली आंख से ना देख सके। बिल्कुल ठीक। तो हम सब कराची की तरफ चलते हैं जहाँ पर CM KP के मौजूद हैं सुहेल अफरीदी साहब, और कल भी हमने बात की थी उनके जलसे के हवाले से। अब सिक्योरिटी आज तो वो हैदराबाद रहे हैं सारा दिन, आज कराची में नहीं थे वो। बिल्कुल, आज हैदराबाद में थे और वहाँ भी लोगों ने बड़ा उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है। नहीं, मैं नहीं समझता कोई बहुत बड़ा शो हुआ है। मैंने हैदराबाद में सियासी जलसे देखे हैं और हैदराबाद एक बहुत ही पॉलिटिकली वाइब्रेंट सिटी है, कराची के बाद दूसरा बड़ा शहर है और वहाँ पे उस शहर की निस्बत से कोई इतना बड़ा मुझे लोगों का वहाँ नहीं नज़र आया है। और टू बी वेरी फ्रैंक, वहाँ हैदराबाद बार से उनका खिताब मनसूख हो गया था और कुछ लोग मैंने देखा है सड़कों पे उनका काफ़िला इतना बड़ा नहीं था, बल्कि लोग कल मजाक उड़ा रहे थे कि कल जो CM KP को कराची एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए पीपल्स पार्टी का काफ़िला गया था वो ज़्यादा बड़ा था बनिस्बत PTI के काफ़िले के जो एयरपोर्ट पे मौजूद था। लोग थे, लोग पीपल्स पार्टी ज़्यादा लोग लेकर गई थी उनको इस्तकबाल करने के लिए, PTI के अपने लोग कम थे। अच्छा, कराची के लोग वेलकम उस तरह नहीं कर रहे सुहेल अफरीदी को आपके मुताबिक? एयरपोर्ट पे कल नहीं थे, अभी एयरपोर्ट पे नहीं थे कल लोग। अब ये देखना पड़ेगा, कल बाग-ए-जिना के जलसे के हवाले से बड़ी मुतज़ाद इतलात हैं। कल ये माहौल बन गया था कि शायद से सिंध हुकूमत ने इजाज़त दे दी है और उन्होंने 25 लाख रुपए जमा भी करा दिए हैं। लेकिन आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, कोई बाकायदा इजाज़तनामा किसी के पास अभी नहीं है। सिक्योरिटी क्लियरेंस को मशरूत किया गया है, हो सकता है चांसेस हैं कि ना किया जाए, क्योंकि सुहेल अफरीदी कह रहे हैं कि वो तो होगा, हर सूरत जलसा तो होगा। देखिए, मैं तो पहले ये मानता हूँ कि जलसा किसी इजाज़त का मोहताज नहीं होता, जलसा अवाम का मोहताज होता है। जो लोग आ गए तो जलसा, रुकावटों को तोड़कर भी जलसे में आ जाते हैं। लोग आ गए तो जलसा हो जाएगा, लोग ना आए तो आपको रियासत का एक सिपाही भी काफ़ी है, लोग आ जाएं तो फिर रियासत खुद ब खुद पीछे हट जाती है। पहली बात आप ये समझें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक कोई बाकायदा इजाज़तनामा तो सामने नहीं आया है जो दे दिया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि उन्हें फेडरल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी क्लियरेंस की ज़रूरत है। एक राय ये है कि मज़ारे का एक कायद जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन में है, सिक्योरिटी क्लियरेंस फेडरल गवर्नमेंट देगी। उन्होंने जो अप्लाई किया हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देख रही है। तो एक अभाम ज़रूर कल मज़ारे कायद के जलसे के हवाले से मौजूद है। उसका कोई बाकायदा इजाज़तनामा अभी हमारे सामने नहीं है, बयानात जरूर हैं। कल बहुत से चैनल ने खिलाफ भी दिया था, साहब ने भी बयान दिया कि जमहूरी तौर पर किसी सरगर्मी की पीपल्स पार्टी मुखालफत नहीं करेगी। ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, पर देखें ना जी, पीपल्स पार्टी इजाज़तनामा जारी कर दे,
पीपल्स पार्टी को किसने रोका इजाजतनामा जारी करने से? मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने पॉलिसी और पोस्चर का खेल खेला है। पॉलिसी उनकी शायद वही है जो पंजाब गवर्नमेंट की थी कि जलसे की इजाजत नहीं देनी। पोस्चर उन्होंने शहीद गनी को एयरपोर्ट भेजकर अजकर बना के दिया है कि जी ताकि उनको उनके खिलाफ बोलने बंद करें। कल वैसे एक और बंदे ने बड़ी अजीब दिलचस्प बात की, उसने कहा पीपल्स पार्टी के वजीर ने सोहेल अफरीदी को अजरक में लाई। अगर पेशावर जाते सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह तो पीटीआई का कोई वजीर उनको पाक पहना सकता था पठानों की? तो फिर आप कहते हैं कि जी इन्होंने तो ये पॉलिटिकली। चलिए पंजाब की बात करें ना, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि पंजाब में भी सोहेल अफरीदी को वेलकम किया गया था और अगर वेलकम ना करते ना तो असेंबली चैम्बर क्यों खोला जाता? तो क्यों जस्टिफिकेशन देने की जरूरत पड़ी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जितना अब पीपल्स पार्टी ने वेलकम कर लिया उसके मुकाबले में पंजाब का वेलकम तो कोई पोजीशन नहीं रखता। ठीक है ना? और पंजाब का वेलकम वो पोजीशन नहीं रखता। ठीक है, पंजाब असेंबली खोली गई थी और उसमें तय ये था कि सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस आएंगे। पीटीआई जो है वो आम कारकुनों को भी पंजाब असेंबली ले आई। ये पंजाब का मौक़िफ़ है कि आपको सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस लाने थे। ये भी एक राय है कि वहाँ पीटीआई के सारे पार्लियामेंटेरियंस मौजूद नहीं थे। और पीटीआई का अब ये मौक़िफ़ है कि सिक्योरिटी को वहाँ पे और अमले को सिक्योरिटी जब रोकती कहा गया था कि आपने इनके साथ करना है ऐसे। नहीं, पर अगर पीटीआई वाले सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस को लेकर जाते तो फिर मेरे ख्याल है सिक्योरिटी के लिए भी इतना प्रॉब्लम ना होता। जब आप आम कारकुनों को अंदर ले गए तो फिर मसाइल पैदा हुए, मैं समझता हूँ। लेकिन बैड टेस्ट हुआ, इस पर कोई बहस नहीं करनी चाहिए। दोनों को पीटीआई के लोगों को स्पीकर चैम्बर के साथ मिलकर चीज़ों को तय करना चाहिए था। स्पीकर चैम्बर ने भी अगर इजाज़त दे दी थी तो फिर मेरा मतलब उस इजाज़त का मान रखना चाहिए था। यहाँ इजाज़त ही ना देते, दे दी थी तो उसे बैड टेस्ट में ना लेके जाते। और सीएम सिंध मिल रहे हैं सीएम केपी से? देखें, ये तो कल सुबह 9:30 बजे का टाइम है, अगर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। आज जो सोहेल अफरीदी साहब की टोन है वो कुछ, कल की जो उनकी टोन थी वो सिंध गवर्नमेंट के हक में थी, पीपल्स पार्टी के हक में थी। आज जब मैं उनके बयानात देख रहा था तो वो सिंध गवर्नमेंट के उतने हक में नहीं थे। उसकी एक वजह है कि आज उनको अभी तक कल का इजाजतनामा नहीं मिला था, तो वो कह रहे थे हर सूरत पीपल्स पार्टी कल तक हो सकता है कुछ और सोच रही थी, कहा, और उसके बाद अचानक से हालात तब्दील हुए हों या रियलाइजेशन कराई गई हो कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को ऑब्वियसली, और उसके बाद फौरी तौर पर सिचुएशन आपके सामने है। टेक्निकल बात ये है कि पीपल्स पार्टी इत्तेहाद में है। जिस तरह उन्होंने वेलकम किया है वो हुकूमती इत्तेहाद की पॉलिसी तो नहीं हो सकता था। पीपल्स पार्टी वन स्टेप फर्दर गई है। इसको यकीनन हुकूमती इत्तेहाद में पसंद नहीं किया गया। नहीं, ज़रदारी साहब तो मुफाहमत के बादशाह है ना सियासत में। बेशक मुफाहमत के बादशाह है, पर मुफाहमत उन्होंने अकेले करनी है हुकूमत छोड़ के। आप मेरी बात समझे ना, कि अगर इस तरह तो कल को कोई पीपल्स पार्टी के खिलाफ होगा तो फिर मुस्लिम लीग नून उससे मुफाहमत कर लेगी। सियासत तो मुज़म्मिल साहब इसी चीज़ का नाम है जी। सियासत महंगी भी पड़ सकती है। मैं आपको बड़ी सिंपल एक बात बताऊं, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का झुकाव पीटीआई की तरफ नहीं है। ये वजन आपको देखना पड़ेगा। इस वक्त नहीं है तो फिर मुज़ाकरात के लिए एकदम से शोर क्यों है? एकदम से फवाद चौधरी ग्रुप एक्टिव क्यों हो चुका है? सारी नजरें जरदारी साहब की तरफ, नवाज शरीफ साहब की तरफ क्यों टिकी हैं? अच्छा, कल हमने बात की थी, आपने कहा था नवाज शरीफ साहब। हाँ, मैं आपको एक बात मैंने नहीं की थी, अचकज़ई साहब ने भी और फवाद चौधरी साहब भी यही बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को एक्शन लेना पड़ेगा अब, और आप कह रहे हैं वो क्यों करेंगे? जरूरत क्या है उन्हें? देखें, आप मेरी बात समझें। लोग कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब इमरान खान की रिहाई के लिए किरदार अदा करें, ना करें। उनको, मुझे नहीं समझ आती कोई एक सियासी ज़रूरत जो नवाज शरीफ को हो कि वो इमरान खान की रिहाई की। नवाज शरीफ का मौक़िफ़ ये है कि जब इमरान खान साहब 2013 के इलेक्शन में गिरे थे तो वो उनकी इयादत के लिए शौकत खानम हॉस्पिटल गए थे। उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन भी 2 दिन के लिए ख़त्म कर दी थी। उसके बाद वो उनको मिलने बनी गाला भी गए थे जी। ठीक है ना? वो कहते हैं मैंने 2 दफ़ा कदम बढ़ाया। फिर जब उन्होंने कंटेनर लगाया हुआ था तो नेशनल एक्शन प्लान के लिए मैं उनको कंटेनर के बावजूद प्राइम मिनिस्टर हाउस में वेलकम किया था और उनको वहाँ बिठाया था, हालांकि वो मेरी हुकूमत ख़त्म करने के दर पे थे। तो नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ है कि मैंने तो 3 दफ़ा इमरान खान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। आप अगर कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब की भी बात को इसमें रखा जाए कि इंतकामी सियासत करेंगे अलीमा खान, तो अलीमा खान ने क्लियर कर दी नहीं करेंगे। नहीं, देखिए अलीमा खान की कौन मानता है? अलीमा खान की क्या गारंटी है? वो तो इमरान खान की तकरीब हल्फ और बरदारी में भी मौजूद नहीं थी।
वो तो कल बुशरा बीबी बाहर आ जाएं तो लीमा खान जीरो हो जाएंगी। लीमा खान की कोई गारंटी नहीं है, वो तो जगह लेना चाहती हैं, उनकी जगह बन नहीं रही है, उनको वो इमरान खान की गारंटी नहीं दे सकती। नहीं, वो नहीं जगह लेना चाह रही है। इमरान खान साहब पहले क्लियर कर चुके हैं कि ना उनकी अहलिया ना उनकी बहनें नहीं, दोनों ही लेना चाह रही हैं। अहलिया और बहन दोनों ही पॉलिटिकल कंटेंडर्स हैं, ये बात आप समझें। दोनों पॉलिटिक्स करना चाहती हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन ऑफर जरूर की गई है दोनों को पॉलिटिक्स करने की, ऑफर जरूर दी गई है, लेकिन कोई ऑफर नहीं है, दोनों कोशिश कर रही हैं। ऑफर कोई नहीं है, उन्होंने 26 नवंबर को कोशिश की, ये हर मंगल को कोशिश करती हैं, लेकिन अभी तक ये 10,000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सकी। मैं नवाज शरीफ पे गुफ्तगू कर रहा था, असल में आपको डाइवर्जन लगाने का बड़ा शौक है। जब मेरा ये मौकफ है कि नवाज शरीफ ने 3 दफा इमरान खान की तरफ हाथ बढ़ाया है, अब नवाज शरीफ चौथा हाथ बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने 3 दफ़ा बढ़ाया है, तीनों दफ़ा मुझे कोई मुस्बत जवाब इमरान खान की तरफ से नहीं मिला, और इमरान खान ने उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया। चाहे मैं चल के घर गया हूँ, चाहे मैं चल के हॉस्पिटल गया हूँ, चाहे मैंने उनको वज़ीर आज़म हाउस में वेलकम किया है, इमरान खान ने उसका कोई मुस्बत जवाब ज़िंदगी में नहीं दिया, बल्कि गालम गलोच ही की है। उस वक्त का आज के वक्त से नहीं, तो फिर आदमी नहीं करता ना ऐसे किसी आदमी को। आप क्यों नवाज शरीफ से ये तवक्को रखते हैं कि वो इमरान खान के लिए किरदार अदा करे? इमरान खान ने उसके लिए ज़िंदगी में कोई अच्छा किया हुआ है? उसके सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया तो बदला पूरा नहीं हो गया भाई? क्या मतलब पूरा? उन्होंने क्या किया? से वो भी जेल में, इमरान खान साहब भी जेल में। वो रिहाई के लिए किरदार क्यों अदा करें? आप मेरी बात समझे। इस वक्त आप ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ इमरान खान की रिहाई के लिए किरदार माहौल बनाया जा रहा है। क्यों बनाए? ऊपर से मैं नहीं समझता नवाज शरीफ एक लम्हे के लिए भी ऐसी को पॉलिटिकल हिकमत अमली पर गौर कर सकते हैं। उनकी इस वक्त पंजाब की गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतरीन हैं। वो इन ताल्लुकात को एक लम्हे के लिए भी ख़राब करने को तैयार नहीं है। मैं आपको बड़ी सिंपल बात बता रहा हूँ, अगर किसी का ये ख्याल है कि नवाज शरीफ अपने इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब करेंगे, मुमकिन ही नहीं। वैसे थी कहीं ना कहीं अफवाहें, ये भी नवाज शरीफ ने 26वीं और 27वीं तरमीम को वोट डाला जाकर, वो पार्लियामेंट में 26वीं और 27वीं तरमीम के साथ खड़े हुए। वो कहते हैं 100 दफ़ा उठ के उन्होंने हाँ में वोट डाला। लिहाजा जिन लोगों को ये तवक्को है ना कि जी नवाज शरीफ कुछ करेगा, नवाज शरीफ अब इमरान खान के लिए कुछ नहीं करेगा। चलें, मैं आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि आपको पता है सियासत पाकिस्तान की, खास तौर पर सियासत, इसको कुछ भी हतमी नहीं होता। ब्रेक पर जाने से पहले जल्दी से पूछ लेती हूँ, कल आपको लगता है तहरीक इंसाफ जलसा कर पाएगी? पीपल्स पार्टी उनको इजाज़त देगी सिंध हुकूमत या नहीं? मुझे इजाज़त तो मिलती नज़र नहीं आती है, लेकिन ये तो अगर अहले 20,000 बंदा कराची का कल मज़ार कायद पर पहुँच गया तो जलसा हो जाएगा, और अगर वहाँ 200 बंदा हुआ तो फिर जलसा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद आलमी मंजरनामा, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात ईरान के हवाले से, और ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे 2 हफ्ते के बाद भी सूरत हाल कशीदा ही दिखाई दे रही है। 217 अफराद जान से जा चुके हैं, टाइम मैगजीन का ये दावा है। इसके अलावा सूरत हाल ये है कि जो ईरान की पुलिस है, बहुत से मुजाहिरीन में से कुछ CIA और मोसाद के एजेंट्स को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसकी सोशल मीडिया पर फुटेज और वीडियो भी वायरल हो रही है। इसके अलावा साथ ही साथ जो अमेरिका की ईरान को धमकी है, और ऐसे में अमेरिका को पलट के ईरान की धमकी, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे कि आखिर होने क्या वाला है। क्या वाकई अमेरिका ईरान में रजीम चेंज तो हम पहले ही जानते हैं कि चाहता है, लेकिन क्या अटैक करेगा या नहीं करेगा? मुज़म्मिल साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है, जबकि इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट अहमद हसन अल अरबी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के हवाले से। अहमद, सूरत हाल आपके सामने है। हम हर गुजरते दिन के साथ देख रहे हैं कि ईरान में जो हालात हैं वो कशीदा से कशीदा ही होते चले जा रहे हैं। ऐसे में जो दीगर ममालिक हैं वो भी अब हमारे सामने हैं, जिन्होंने अभी ईरान के हवाले से केयरफुल रहने के हवाले से, फ्रांस और बरतानिया और जर्मनी का अगर मुश्तरका बयान उठा के देख लें तो उन्होंने भी ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस को मुजाहिरीन पर तशद्दुद करने से बाज रहने का इंदिया दिया है। आपको क्या लगता है कि आगे सूरत हाल किस तरफ जाती नजर आएगी? क्या रजीम चेंज वाकई में हो जाएगा, या जो ईरान का थ्रेट है अमेरिका से रिलेटेड या न्यूक्लियर बम बनाने से रिलेटेड, वो आपको होता नजर आ रहा है आने वाले कुछ घंटों में? जी देखें, बहुत शुक्रिया। मिडल ईस्ट के अंदर पिछले 70 सालों से, 80 सालों से, स्पेशली पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1
कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हुआ जिसमें फॉरेन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जो ईरान के अंदर भी आपको प्रोटेस्ट नजर आ रहे हैं उसमें डेफिनेटली जो मोसाद की इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा है। ईरान के अंदर इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी की इनग्रेस किसी से ढकी और छुपी हुई नहीं है। और जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे उसी वक्त से जो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, वो इन प्रोटेस्ट को बाकायदा तौर पे ओन कर रही है और वो कह रही है कि ये रजीम चेंज के लिए शुरू तो हुए थे इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर, और लेकिन उसके बाद फिर ब्लेटेंट और नेकेड इन्होंने जो है वो रजीम चेंज की बातें करना शुरू कर दी, प्रो मोनार की बातें करना शुरू कर दी। एक तरफ तो ये सारा, दूसरी तरफ जो शाह ऑफ ईरान जिसके लिए ये सारे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, आपने देखा कि उनका जो मोनार्की का जो झंडा है उसको भी वेव किया गया इन प्रोटेस्ट के दरमियान में। सो वो जो रजा शाह पहलवी है उसने अमेरिका के अंदर एक बयान दिया कि भाई मेरी तो सारा ब्रॉटअप अमेरिका के अंदर हुआ है और मैं तो अगर ईरान जाऊंगा भी तो मैं क्या करूंगा। सो उसने अपने आप को प्रेजेंट किया कि मैं एक आइडियल पपेट हूं कि मुझे ईरान के अंदर इंस्टॉल किया जाए। बात ये कि रजीम चेंज का जो इनिशिएटिव था वो तो उसी वक्त इसराइल ने बाकायदा तौर पे ले लिया था काइनेटिकली जब उसने राइजिंग लाइन लॉन्च किया था। और उससे पहले भी इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर इसराइल ने ग्रेटर इसराइल को अचीव करना है उसके लिए इसराइल को अपनी एक जो ईरान के अंदर अपना प्रो इसराइल गवर्नमेंट को इंस्टॉल करना है, उसके बाद ही ग्रेटर इसराइल की तरफ वो बढ़ सकता है। लेकिन बात ये है कि ईरान के अंदर पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, नो डाउट कि ये प्रोटेस्ट अभी बहुत बढ़ चुका है। अभी तक ईरान की तारीख के ये बड़े प्रोटेस्ट में से एक है, यानी पिछले 20-25 साल में जो प्रोटेस्ट हुए हैं। लेकिन ईरान की एक हिस्ट्री है कि वो प्रोटेस्ट्स को पैसिफाई कर देता है। सो अभी ये कहना कि रेजिम चेंज होगा या नहीं होगा, आई थिंक इट इज टू अर्ली। अभी चीजें जिस तरीके से अनफोल्ड होंगी, कुछ खबरें आ रही हैं कि ईरानियन प्रेसिडेंट रिजाइन कर रहे हैं क्योंकि खामनाई के बयान में उनके लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं था कि वो चीज़, तो अब उनके रिजाइन की खबरें आ रही हैं कि ईरानियन प्रेसिडेंट रिजाइन कर रहे हैं। देखिए मुज़म्मिल साहब, आप तो मेरे से बहुत बेहतर समझते हैं कि जब इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो उसमें जहां पे इंफॉर्मेशन होती है वहीं पे मिस इन्फॉर्मेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय किया जाता है, वेपनाइज किया जाता है इस तरह की खबरों को। जहां पे ईरानियन प्रेसिडेंट की बात है, देयर इज नो डाउट कि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के और जो ईरानियन प्रेसिडेंट है मसूद, उनके दरमियान में एक रिफ्ट नजर आया है। क्योंकि जो ईरानियन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट दिया कि हमें जो अपनी पॉलिसीज हैं उनको इतना हार्ड नहीं करना चाहिए कि रिजेंटमेंट हो और फॉल्ट लाइन्स को फिर एक्सप्लॉइट किया जाए। और फिर जो ईरानियन सुप्रीम लीडर है उनकी तरफ ये कहा जाता है कि इशारा किया गया, तो एक रिफ्ट मौजूद है। लेकिन ईरान के प्रेसिडेंट इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, वो एक क्राइसिस सिचुएशन के अंदर ईरान के प्रेसिडेंट बने, वो प्रोटेस्ट को बड़े वाइजली डील कर रहे हैं। अभी तक तो वो कह रहे हैं कि हमें प्रोटेस्टर्स की भी बात सुननी चाहिए और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कोई जो है इनके लिए प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं या ईरान की जो अवाम है उसके लिए रिलीफ पैकेज भी अनाउंस किए। जो इस्तीफे वाली बात है, यस वो सोशल मीडिया पे चल रही है, लेकिन उसमें आई डोंट थिंक कि अभी तक कोई ऐसी कॉन्फर्मेशन या कॉन्क्रीट चीज मौजूद है कि जिस पे हम बात कर सकें। और ये जो कहा जा रहा है, देखें जो ईरान के मसाइल हैं, एक तो उनका सबसे बड़ा मसला जो है उनकी करेंसी की डिवैल्यूएशन है जिसकी वजह से वहाँ इन्फ्लेशन है, और दूसरा उनका मसला है कि वहाँ राइजिंग प्राइसेस ऑफ फ्यूल और एनर्जी हैं, जो सब्सिडी वो अपने लोगों को पेट्रोल पे और एनर्जी पे दे रहे थे, वो सब्सिडीज उन्होंने विड्रॉ की हैं जिसकी वजह से लोगों को महंगा तेल और महंगी बिजली मिल रही है। इन दोनों चीज़ों का ईरानियन गवर्नमेंट के पास कोई हल तो नज़र नहीं आता। वो जिस किस्म के इकोनॉमिक डेडलॉक में है, 15 लाख रियाल का डॉलर हो गया हुआ है और तेल की कीमतें भी वो नहीं कंट्रोल पर कर पा रहे, सब्सिडी देने की पोजीशन में नहीं है। तो एक डेडलॉक में तो है, गवर्नमेंट के पास है कुछ नहीं देने को, तो प्रोटेस्ट बढ़ता जाएगा। देखिए मुज़फ़्फ़र साहब, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। देयर इज़ नो डाउट ईरान के अंदर जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगी हुई हैं, ईरान के लिए प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, बाकायदा तौर पे मौजूद हैं। फॉल्ट लाइंस अगर आप ये कहें कि ईरान के अंदर मौजूद नहीं है तो ऐसी तो बात नहीं है, ईरान के अंदर बाकायदा बहुत सारी फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं। लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी कि ये प्रोटेस्ट जब शुरू हुए थे तो उस वक्त ये इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर थे। जब तक इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर ये प्रोटेस्ट हो रहे थे, इक्का दुक्का आगे पीछे ईरान के शहरों के अंदर, तो तब तक इनके अंदर वो जान आपको नहीं नजर आई कि जब इन्होंने प्रो मोनार्की अब ये फॉर्म लिया और इन्होंने कहा कि हम रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं, तो फिर आपने देखा कि किस तरह आग की तरह ये प्रोटेस्ट फैले। बात यह है कि ईरान के अंदर इकोनॉमिक इश्यूज है, ईरान के अंदर पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं,
लेकिन क्या रिजीम चेंज करके जो इनके पास आगे ऑप्शन, पूरे मिडिल ईस्ट में आपने देखा है, अरब दुनिया में यही होता था, इश्यूज है उसके मुकाबले में हम रिजीम चेंज करेंगे, रिजीम को निकाल दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ सिर्फ और सिर्फ कियोस और एनार्की हुई। सो ईरान के पास भी, इनके पास जो मॉडल है वो क्या है कि इसको हम रिजीम को निकाल देंगे तो उसके बाद हम शाह ऑफ ईरान को लेके आएंगे, जिसकी ईरान के अंदर कोई इज्जत नहीं है, एक आर्टिफिशियल उसको क्रिएट किया गया, और जो खुद कहते हैं कि मैं ईरान वापस जाके क्या करूंगा, मेरा तो सारे दोस्त यार अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। सो ये कहना कि इस रिजीम चेंज के बाद कोई सोल्यूशन होगा तो वो आई थिंक नहीं है। और मुझे जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, आई थिंक अगर गवर्नमेंट उसको एक्टिवली डील करना चाहे, इरानियन प्रेसिडेंट जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, रिलीफ पैकेज भी इन्होंने दिया है, जिस तरीके की चाइनीज और रशियन इन्वेस्टमेंट है ईरान के अंदर, अगर ये चाहें तो ये रिलीफ अवाम को दे सकते हैं, इसको पैसिफाई किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व हैं और रिजीम चेंज की जो बात हो रही है, वो एक बहुत सीवियर इशू है जिसको ईरान को एड्रेस करना है। और आप ठीक कह रहे हैं अहमद, इराक की सिचुएशन हमारे सामने है, अफगानिस्तान में अच्छा, अब एक सवाल और मैं करना चाहता हूं, वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि ईरान एटम बम बनाने के बहुत करीब है, बहुत यूरेनियम इनरिच कर चुके हैं, बम बनाने के करीब हैं। अगर इस मौके पर ईरान कोई एटमी धमाका करता है, खुद को न्यूक्लियर डिक्लेयर करता है, तो फिर क्या सिचुएशन होगी? देखिए मुजम्मिल साहब, मैं पिछले 20 साल से, मुझे याद है जब मास्टर्स की हम रिसर्च भी कर रहे थे तो उसमें भी एक टॉपिक था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत करीब है। इसके ऊपर आपको कहीं पे भी कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिलता। यानी जो एक्सपर्ट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, वो ये कहते हैं कि जब इसराइल ने अभी ईरान के ऊपर राइजिंग लाइन के दौरान हमला किया, उस वक्त अगर ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर देता तो वो दैट वाज, यानी वो एक एग्जिस्टेंशियल टाइम था ईरान के लिए कि वो इसराइल को रोक लेता। अगर उसने उस वक्त नहीं किए तो फिर इसके ऊपर आई थिंक ईरान का क्या प्लान है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को लेके, वो किस तरीके से उसको एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं, दिस लेयर अपॉन लेयर अपॉन लेयर। सो अभी आई थिंक ईरान का वो जो न्यूक्लियर वो वाली बात है, जब भी ईरान के ऊपर कोई भी इंटरनेशनली ईरान डिस्कस होता है तो उसका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट डिस्कस होता है, लेकिन हमें कोई खास इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है एकेडमिया में या इरानियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से न्यूक्लियर उसको लेके। तो मैं आई थिंक ईरान उसके ऊपर अटैक यानी वो टेस्ट करेगा या नहीं करेगा, उस पर आई कैन नॉट से एनीथिंग बिकॉज मेरे पास कुछ है नहीं टू सब्सटेंशिएट इट। अच्छा, ये दुनिया ट्रैवल एडवाइजरीज क्यों जारी कर रही है? क्या इसराइल के हमले की पेश नज़र की जा रही हैं, या जो लोकल प्रोटेस्ट हैं उनकी वजह से ट्रैवल एडवाइजरीज हैं कि ईरान ना जाएं? अब देखें ना, पाकिस्तान ने भी एडवाइजरी दी है, दुनिया के और कई ममालिक ने एडवाइजरी दी है और लोगों को कहा है कि वो ईरान से निकल जाएं अपने शहरियों को। व्हाई दिस पैनिक सिचुएशन? अच्छा, इसमें दो चीजें होती हैं। ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो आप अपने सिटीजन्स को सेव करने के लिए एक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है जो आपके जो ट्रैवलर्स होते हैं आप उनको देते हैं कि गवर्नमेंट आपको ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन दे रही है, आप इस मुल्क के हालात जो हैं वो इस तरह के, आप यहाँ पे ट्रैवल ना करें। ट्रैवल एडवाइजरी पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से भी होती है, ट्रैवल एडवाइजरी जंगों की सूरत में भी होती है, ट्रैवल एडवाइजरी वेदर सिचुएशन की वजह से भी होती है। लेकिन रिसेंटली फॉर द पास्ट 10, 20 और 25 to 30 ईयर्स हमने ये देखा है कि ट्रैवल एडवाइजरीज को ममालिक इस्तेमाल करते हैं एज अ टूल टू पुट प्रेशर ऑन सर्टेन गवर्नमेंट्स। लिहाजा फॉर एग्जांपल अगर किसी मुल्क के, जैसे आपने देखा कि रशिया यूक्रेन की जंग के अंदर ट्रैवल एडवाइजरीज बाकायदा तौर पे यूरोपियन कंट्रीज ने, जब इन्होंने किसी मुल्क को प्रेशराइज करना होता था कि हम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे, और असल में अटैक नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है वो 90% ब्लफ होता है, 10% रियलिटी होती है। सो जब इन्होंने किसी मुल्क को प्रेशर करना होता था कि हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो पहले 2-3 ममालिक उसको ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर देते थे कि यहां पे आपने नहीं जाना, जस्ट टू क्रिएट पैनिक, जस्ट टू पुट प्रेशर। सो ईरान के अंदर भी आपने देखा है कि एक तो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और जो मुमालिक वहां पे अपने शहरियों को भेज रहे हैं वो ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर रहे हैं कि आप अब आके कि वो इशू कर रहे हैं कि आप वहां पे जाना है तो आपके लिए ये प्रोटोकॉल्स हैं जिनको आपने मीट करना है। वो अब यानी पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर आपने देखा कि बहुत सारे ममालिक ने ट्रैवल एडवाइजरी इशू की, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो कि होना चाहिए। लेकिन ये प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले और पहले दिन से ही ट्रैवल एडवाइजरी शुरू हो गई थी, जो कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने और फिर कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने दी थी, वो प्रेशर डालने के लिए थी। अभी की ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो रियलिटी बेस्ड है। लेकिन अब आपको कोई इसराइल की तरफ से ईरान पर हमले का चांस लगता है? क्योंकि दो राय हैं, एक ये है कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्ट्राइक, अंदर सिचुएशन बहुत तैयार है, रजीम चेंज हो जाएगा। एक राय है कि इकोनॉमिकली कोलैप्स कर रहे हैं,
आप कुछ ना करें 6 माह में खुद ही गिर जाएगा ईरान, इसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सैंक्शंस को सख्त करें, रजीम खुद ही गिर जाएगी। आपको क्या लगता है किधर जाएंगे? अच्छा मुजफ्फर साहब, मुझे इसमें दो, आपने जैसे बिल्कुल ठीक बात की है। इसराइल का एक इशू है, एक प्रॉब्लम है। आप 1972 में इन्होंने कहा कि हमने सीरिया को स्टेटलेस कर देना है, हेडलेस स्टेट बना देना है। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि इनको 50-60 साल लगे, अब जाके सीरिया को इन्होंने हेडलेस किया। दरमियान में इनको बहुत ज्यादा मौके मिले, लेकिन ये एग्रेसिवली अंदर जाके अपने बलबूते के ऊपर कुछ नहीं करते। ये कहते हैं कि हमें अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड और अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अगर हमने मिडिल ईस्ट में कोई छोटी सी जंग भी लड़नी है ना, कोई कंट्रोल्ड लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट भी लड़ना है, तो ये कहते हैं हमें अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए, उसके बगैर ये फंक्शन नहीं कर सकते। अब ईरान वाले कॉन्टेक्स्ट में भी ये पुश कर रहे हैं अमेरिका को कि आप आए और आप आके ईरान के अंदर हमारी मदद करें। राइजिंग लॉइन जो था उसके अंदर भी इन्होंने अमेरिका को पुश किया, डोनाल्ड ट्रंप ने रेजिस्ट किया, बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका के नहीं आए। कल अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मार्को रूबियो को अपने लेफ्ट पे और जेडी वेंस को अपने राइट पे बिठा के एक स्टेटमेंट दिया है और उसने कहा है कि हम ईरान को, वी विल हिट ईरान वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, बट बूट्स ऑन ग्राउंड इज नॉट एन ऑप्शन। सो वो क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि बूट्स ऑन ग्राउंड ईरान पे नहीं आएंगे, विच मींस कि वो दोबारा से रेजिस्ट कर रहे हैं। और जब तक अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड और अमेरिकन एश्योरेंस इसराइल को नहीं मिलेगी, इसराइल ईरान के ऊपर मिस एडवेंचर कर सकता है, 2-4 मिसाइल मार दिए और ये वो, ताकि अमेरिका को एम्ब्रॉयल करे दोबारा इसमें, लेकिन एक फुल फ्लेज डिसाइसिव वॉर जिससे इनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके रजीम चेंज का, वो अमेरिकन प्रेजेंस और अमेरिकन गारंटीज, अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड के बगैर आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। नहीं, अब तो एयर स्ट्राइक्स से भी बहुत काम चल जाएगा, क्योंकि नीचे तो सिचुएशन बहुत ख़राब है। अब अगर एयर स्ट्राइक्स की जाएंगी तो वहाँ लोग खामनाई समेत सब बंकर में चले जाएंगे। मोसाद का नेटवर्क इतना मजबूत है कि लोग भागकर बंकर में चली जाएगी सारी रियासत, और फिर वहाँ पे आवाम का राज हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि इनको इस वक्त मारेंगे तो वो जैसे पहले खामनाई बंकर में चले गए थे, सब लोग बंकर में चले गए थे, नोबडी वाज एक्सेसिबल, तो वो कहते हैं कि पासदारान इनकलाब सब लोग बंकर में चले जाएंगे। तो दिस इज द हाई टाइम कि एयर स्ट्राइक के जरिए ही काम हो जाएगा। देखिए, उन एयर स्ट्राइक्स को आपने रजीम चेंज में ट्रांसलेट करना है। और आपकी बात ठीक है कि अभी अगर इसराइल के लिए आइडियल टाइम है कि वो अगर करेगा तो वहां पे रजीम चेंज शायद हो भी जाए, प्रेशर भी पड़े, लेकिन बात यह कि इसराइल करेगा नहीं। उसको बहुत ज्यादा गारंटीज चाहिए, उसको बहुत ज्यादा अश्योरेंस, जिसको हम आप अपनी जुबान में ये कहते हैं कि इसराइल को मैसिव फील्डिंग सेट करनी है कि जाके उसके बाद वो ये एक्शन कर सके। फिर जब आप स्ट्राइक्स करते हैं, फिर उन स्ट्राइक्स को आपको ट्रांसलेट भी करना है ग्राउंड के ऊपर रजीम चेंज के लिए। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक या पॉलिटिकल, उसके लिए जो लिवरेज चाहिए वो इसराइल के पास मौजूद नहीं है। शाह ऑफ ईरान को लाके वो जो है रजा शाह पहलवी, उसको इंस्टॉल भी करना है, वो अमेरिका में मौजूद है। तो इसराइल को सांस लेने के लिए भी अमेरिका की जरूरत है। इतना ज्यादा इसराइल अपने आप को डिपेंडेंट फील करता है अमेरिका के ऊपर। सो इस वजह से और इसका ट्रेलर ऑलरेडी इसराइल और अमेरिका एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो यमन और इंडिया पे बात करेंगे। अहमद, आप साथ ही रहिए, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद यमन डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। बात यमन के हवाले से, बागी ग्रुप STC के सऊदीया में मुज़ाकरात और तंजीम तहलील करने का ऐलान फिलहाल हमारे सामने आ चुका है। कल भी हमने इस पर बात की थी। अहमद हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद है। अहमद, आपको क्या लगता है सारी सूरत हाल देख के यमन में, क्या आपको लगता है मुत्तहिदा अरब अमारात का जो असर और रसूख है वो कम हो जाएगा, जिसकी गारंटीज पहले भी दी गई थी? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। एन इंटरनेशनल अरेंजमेंट जिसको हमें बहुत गौर से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, जो कि मिडल ईस्ट के अंदर चल रहा है। अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर जो 2001 के बाद से अमेरिका की पॉलिसी थी कि अमेरिका एक्टिवली पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ग्लोबल ट्रेड रूट्स और ग्लोबल रिसोर्सेज के लिए आया, जिसको प्रोजेक्ट ऑफ न्यू अमेरिकन सेंचुरी का नाम दिया गया। और अमेरिका ने एक यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर अपनी जड़ें मजबूत की। और यूरेशियन रीजन, जिसको अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रिंजस्की ने कहा था कि यूरोप और एशिया का वो पार्ट जिस पे कंट्रोल करके दुनिया पे कंट्रोल किया जा सकता है, उस पर अमेरिका ने अपना तसल्लुत कायम किया, यानी मिडिल ईस्ट और यूरोप। आपने डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये देखा है कि अमेरिका ने उस पॉलिसी से एक बैक स्टेप के ऊपर गए हैं, एक रिवर्स गियर लगाया। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप की ही ये स्टेटमेंट थी कि यूक्रेन रशिया की वॉर में आप अमेरिका की तरफ मत देखिए, आप यूरोपियन कंट्रीज की तरफ देखिए, वो आपका सोल्यूशन जो है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
मिडिल ईस्ट के अंदर भी अभी हमने ईरान की बात की और फिर प्रीवियसली आपने देखा भी कि कतर के ऊपर जो इसराइल ने स्ट्राइक्स की, उसके बाद अमेरिका और इसराइल के दरमियान में आपने बाकायदा एक रिफ्ट देखा, क्योंकि अमेरिका मिडिल ईस्ट से निकलना चाह रहा है। अब अमेरिका जब मिडिल ईस्ट से निकलेगा, आपने देखा कि कतर के ऊपर जब एयर स्ट्राइक्स हुई तो अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज डिस्टर्ब हुई, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने कुछ खातिर खा ऐसी अरेंजमेंट नहीं किए जिससे सिक्योरिटी गारंटीज को रीएस्टैब्लिश किया जाए, और एक लैक ऑफ इंटरेस्ट आप देख रहे हैं अमेरिका का मिडिल ईस्टर्न रीजन के अंदर। अब इस सारे कॉन्टेक्स्ट में जब यहां से स्पेस बन रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो पैक्स जुडिशिया के नाम से एक कॉन्सेप्ट है कि अमेरिका जब यहां से निकलेगा तो अमेरिका चाहेगा कि इसराइल जो है वो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करे। और इसराइल के पास प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि इसराइल के पास वो पॉलिटिकल लेवरेज, वो सपोर्ट और वो रिसोर्सेज मौजूद नहीं है कि वो मिडिल ईस्ट में अब्राहम अकॉर्ड बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी फेल हुआ। इसराइल के पास इस वक्त वो लिवरेज नहीं है कि वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की स्पेस ले सके। तो मिडिल ईस्ट इस वक्त एक नए सिक्योरिटी अरेंजमेंट से गुजर रहा है। बहुत सारे ममालिक हैं जो मिडिल ईस्ट पे अपना तसल्लुत कायम करना चाह रहे हैं, बहुत सारे अरब कंट्रीज हैं जो मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करना चाह रहे हैं। आपने देखा टर्की के अंदर कल बात हुई, हाकान फिदान ने कहा कि हमें यूनिटी की जरूरत है, एक मुस्लिम अलायंस की जरूरत है। 4-5 दिन पहले यूएई की लीडरशिप ने कहा कि हमें एक मुस्लिम लीडर की जरूरत है। सो ये सारी जो रीअरेंजमेंट हो रही है उसी का एक छोटा सा एक नॉब है जो आप यमन के अंदर भी देख रहे हैं, और जो रिफ्ट आपको नजर आ रहा है ये उसी लार्जर रीअलाइनमेंट का एक प्रोसेस है। अच्छा, अब जरा, पर आपको लगता है कि ये जो बागी ग्रुप है ये बिल्कुल सरेंडर कर देगा और जो सऊदी लेड गवर्नमेंट है वो पूरे यमन पे प्रिवेल कर लेगी? देखें, इस पे आई थिंक जो इस वक्त जो प्रॉब्लम एट हैंड है वो ये है कि जो रिफ्ट आया है एसटीसी और इनकी जो सऊदी बैक्ड जो गवर्नमेंट है उसके दरमियान में, अभी आई थिंक इनका फोकस यही है। आपने देखा कि किस तरीके से पहले उन्होंने वो प्रोविंसेस जहां पे जो सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट थी उसका असर, ये दोनों जो बेसिकली आमतौर पे ये जो ग्रुप इस वक्त यमन की गवर्नमेंट या कोलिशन इसको जो कह रहे हैं, उसमें एक छोटी फैक्शन है एसटीसी जिसको यूएई सपोर्ट करता था, एक बड़ी फैक्शन थी जिसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता था। रिसेंटली हुआ यह है कि उन दोनों फैक्शंस के दरमियान में रिफ्ट आया। अब एसटीसी जो है उसने पूरे जो साउदर्न सुडान है उसको कैप्चर किया, जिसके बाद सऊदीया ने फिर एयर स्ट्राइक्स की और उसके नतीजे में जब प्रेशर एक्सर्ट किया तो एसटीसी उससे बैकआउट कर गया और विद इन डेज दोबारा से जो सऊदी लेड गवर्नमेंट था उसने उसको रिकैप्चर कर लिया। अभी इन दोनों के दरमियान में जब तक रिफ्ट जो है उसका सोल्यूशन या उसका फाइनल स्टेज के ऊपर बात नहीं चली जाती, हम ये बात इसको एनालाइज नहीं कर सकते कि जो रेजिस्टेंस है वो किस तरीके से ऑपरेट करेगी। चलें थोड़ा इंडिया की तरफ चलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्यों गिर रहा है इंडिया का इतना? क्या पोजीशन है उनके? तो रिजर्व्स ठीक हैं, इकोनॉमी इतनी बुरी तो नहीं कि स्टॉक गिरने ही लग जाए। नहीं, देखें, इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया ने अपनी सारी जो इंटरनल पॉलिसी है, अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी, उसको टाई आउट किया हुआ है अपनी फॉरेन पॉलिसी के साथ। मतलब ये कि वो फॉरेन पॉलिसी वो बनाते हैं जिससे उनकी इंटरनल ऑडियंस जो है वो अपीज करे। अभी से तो नहीं है, 2014 से जब से मोदी इक्तदार में आया तब से इनका ये फॉरेन पॉलिसी को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं इंटरनल लेजिटिमेसी के लिए। अब हुआ ये है कि इनकी फॉरेन पॉलिसी को बहुत बुरी तरह से डेंटिंग हुई है कि जब पाकिस्तान ने मार्का हक के बाद बुनियानुल मरसूस के बाद इंडिया को एक्सपोज किया पूरी दुनिया के सामने, और वो परसेप्शन जो इन्होंने क्रिएट की थी कि भारत इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है उसको पाकिस्तान ने ब्रेक किया। अब हो ये रहा है कि जो जो फॉरेन पॉलिसी डोमेन में इनको नुकसान उठाना पड़ रहा है, लिटरली इनकी फॉरेन पॉलिसी नोज डाइव में। अभी अमेरिका ने 500% सैंक्शंस की बात कर दी है, वो डायरेक्टली फिर ट्रांसलेट होता है इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी और इनकी पॉलिटिकल पॉलिसी के ऊपर। सो इस वजह से वो जो 500% सैंक्शंस की बात हुई है उससे इंडिया की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो नीचे आ रही है। दूसरा, मुज़म्मिल साहब, इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज है जो कि इंडिया की एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, वो रेमिटेंसेज हैं जो इंडियन पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और पैसे इंडिया की तरफ भेजते हैं। अब वो जो वर्किंग लेबर इनकी बाहर गई हुई है, इंडिया की यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लेके एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ रहा है जिसको इंडियन गवर्नमेंट अब मजबूर है इन्वेस्टिगेट करने में कि इनकी डिग्रीज जाली हैं। अब जब मैं मास्टर्स कर रहा था मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे जो एक इट गोज विदाउट सेइंग, हमारे जो थीसिस सुपरवाइजर होते थे वो कहते थे कि आपने इंडियन रिसर्च को रेफरेंस नहीं करना क्योंकि वो ज्यादातर झूठ होती है। जब मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा था, यानी माइंड साइंसेस की बात कर रहा था, तब भी हमारा ये कहा जाता था कि आपने इंडियन रिसर्च नहीं लेनी क्योंकि वो फेक होती है। सो वो हमें तो पता था इस बात का कि इंडियन डिग्रीज जो है वो जाली, लेकिन अब ये पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो रही है। लिहाजा जिस मुल्क के अंदर इंडियन डॉक्टर्स,
डॉक्टर्स, इंडियन इंजीनियर्स नौकरियां कर रहे हैं, अब वहां पे उनके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया कि ये जाली डिग्रीज लेके आए हैं और ये एक थ्रेट है। यानी एक डॉक्टर अगर जाली डिग्री लेके ऑपरेशंस कर रहा है तो दैट्स एन इशू फॉर द वर्ल्ड। सो उसकी वजह से भी इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है और इस वजह से इंटरनल जो है वो ट्रांसलेट हो रहा है। पर मोदी की पॉपुलैरिटी तो कम नहीं हो रही। हमने बिहार का इलेक्शन भी देखा है, बाकी भी देखे हैं। जो इलेक्शंस हैं वो मोदी की पॉपुलैरिटी को जज करने का टूल नहीं है। राहुल गांधी ने किस तरीके से आपको बताया कि ब्राजीलियन मॉडल्स और डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे तो वोट आते रहे हैं, वो सारा उसने जो स्कैंडल एक्सपोज किया था। सो इलेक्शंस के अंदर बीजेपी जिस तरीके से काम करती है, जो धांधली का उनके अंदर आंसर है, और मोदी की पॉपुलैरिटी अभी देखें, इंडिया डिवाइड हो गया इनटू टू कैंप्स। बहुत बुरी तरह से इंडिया डिवाइडेड है। एक वो कल्ट हैं, वो जो मोदी को वर्शिप करते हैं, जो बीजेपी को वर्शिप करते हैं, वो इस वक्त मोदी के साथ खड़े हैं, क्योंकि दोबारा से जो रेटरिक है इसका कि मैं सिंदूर 2 करूंगा और मैं पाकिस्तान से बदलूं, वो कहते हैं कि ठीक है तुम करो। लेकिन इंडिया को भी पता है, मोदी को भी पता है कि इस रेटरिक के अंदर रियलिटी नहीं है। अगर ये सिंदूर 2 करेगा तो पाकिस्तान का उससे बड़ा जवाब आएगा। सो जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जो ग्रिप मोदी की थी 2014 से लेकर 2023-24 तक, वो ग्रिप तो बाकायदा तौर पे टूट चुकी है। अभी ये सिर्फ आपको आई वॉश नजर आ रहा है। आने वाले दौर में आप देखेंगे कि जो फ्रीडम स्ट्रगल 120 के करीब आजादी की तहरीकें भारत में चल रही हैं, नागालैंड से लेकर खालिस्तान तक, अभी आप ये देखेंगे कि एक वॉल्केनो के ऊपर है और एक चिंगारी की देर है। इंडिया इस तरीके से फटेगा कि ये आजादी की तहरीकें बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगी और इसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ मोदी है। जिनकी पर फॉरेन पॉलिसी वो कहते स्ट्रैटेजी हैं ऑलरेडी राहुल हमारे गांधी सामने में आइसोलेट वो हो गया। गट्स नहीं है टू रिप्लेस नरेंद्र मोदी। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि मोदी की रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है। जितना मोदी रेडिकलाइज इंडिया को कर चुका है, उसको राहुल गांधी तो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। बीजेपी के अंदर योगी आदित्यनाथ है, उसकी लॉबिंग हो रही है, वो चाहता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। एक और कंटेंडर है, उसका नाम अमित शाह है। तो इनके आपस में बहुत ज्यादा लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। जितना रेडिकलाइज इंडिया को कर चुके हैं, इस वक्त इंडिया की जो इस वक्त आजादी की तहरीकें हैं, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी डाइव डाउन कर रही है। मुझे होराइजन के ऊपर कोई और लीडर नजर नहीं आता इस वक्त जो इंडिया को सस्टेन कर सके। इसी वजह से मैं ये बात करता हूं कि अगर मोदी यहां से, मोदी की इवेंचुअली मोदी ने जाना ही जाना है, तो मोदी ने जाएगा जब, तो इंडिया डिसइंटीग्रेट होगा। इंडिया दोबारा से कंसोलिडेट एज अ यूनियन नहीं रह सकता, जो कि ऑलरेडी आइसोलेट हो चुका है पूरी दुनिया में। बहुत शुक्रिया अहमद आपके वक्त के लिए। मुजम्मिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे सना नकवी को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।